हेलो एवरीबॉडी। रोज रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर। कई लोग सत्ते में आ गए, कई सारी सरकारें सत्ते में आ चुकी है, कई सारी इकोनॉमीज अपने आप को प्रेशराइज फील कर रही हैं। हर वो व्यक्ति जिसने सिलिकॉन वैली बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या हर वो इंस्टीट्यूशन जिसमें सिलिकॉन वैली बैंक ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये सब लोग अभी बहुत टेंशन में है गाइस। क्यों? क्योंकि ये स्कैम या ये क्राइसिस यहीं थमने वाली नहीं है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने 2007 से लेकर 2009 के बीच में जो ग्रेट रिसेशन आया था उसके बारे में बात करी थी, और मैंने बताया था कि ये वाला रिसेशन, वो वाला रिसेशन ऐसा लगता है कि कहीं रिपीट ना हो जाए, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक का क्राइसिस तो केवल अभी एक शुरुआत है। बहुत सारे बैंक्स अपने आप को इस चक्कर में प्रेशराइज फील कर रहे हैं। तो आज हम उसी कड़ी में मैं एक और नया वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। अगेन सिलिकॉन वैली बैंक और उससे जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज के ऊपर मेरा ये वाला वीडियो बेस्ड रहेगा। तो सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में बात करेंगे अभी हम। अमेरिका का एक बैंक है, यूएसए का एक बैंक है। अब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग भी बदलता है। एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। इस एक बैंक की क्राइसिस आने की वजह से दुनिया भर के बैंक्स को प्रॉब्लम आ रही है। दुनिया भर के निवेशक और इन्वेस्टर्स अपने आप को ऐसा रिस्क में फील कर रहे हैं कि कल को अगर हमारा भी पैसा डूब गया तो क्या होगा। 2007 से 2009 के बीच में ऐसा हुआ है गाइज। इसलिए आप 2007 से 9 के बीच का उस ग्रेट रिसेशन के बारे में जरूर पढ़िएगा, मेरा लास्ट वीडियो देखिएगा और उसके बारे में इंसाइट्स लीजिएगा। तब जाके आप इस वाले रिसेशन में, या रिसेशन की जो शुरुआत अभी होने की कल्पना की जा रही है, भगवान करे ऐसा ना हो, क्योंकि जब भी कोई रिसेशन आता है तो दुनिया एक 10-20 साल पीछे खिसक जाती है। तो ऐसा ना हो, बहुत मुश्किल से डेवलपमेंट के फेज में हम आगे बढ़ते हैं। बहरहाल हम देखते हैं कि ये सिलिकॉन वैली बैंक से जुड़ी हुई बातें जो मैं कर रहा हूं, आखिर ये सिलिकॉन वैली बैंक है क्या चीज। तो जैसा कि आपको यहां पे नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये सिलिकॉन वैली बैंक की शुरुआत 1983 में हुई थी। यूएसए के कैलिफोर्निया में इनका मुख्यालय है। इनके संस्थापक है रॉजर वी स्मिथ, और 16वां सबसे बड़ा बैंक है ये यूएसए का। इसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 17.47 लाख करोड़ रुपए का है। यानी कि इसकी कुल पूंजी, उसका अगर अपन वैल्यूएशन करें तो करीबन 17.47 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर हम भारत के सबसे बड़े बैंक से इसका कंपैरिजन करें, इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के नजरिए से जो सबसे बड़ा बैंक है दैट इज एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैप के नजरिए से, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 8.6 लाख करोड़ ही है। यानी कि हमारे इस सबसे बड़े बैंक से दुगना बड़ा बैंक है कैलिफोर्निया यूएसए का 16वां बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो कर्मचारियों के नजरिए तो सबसे बड़ा बैंक है ही, ब्रांचेस के नजरिए से भी सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन के नजरिए से बात करें तो स्टेट बैंक का करीबन मार्केट कैप 4.62 लाख करोड़ रुपीस का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कि इन कंपनियों के जो शेयर्स के भाव हैं उनका कुल मिलाकर वैल्यूएशन कितना है, उससे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन का अंदाजा लगाते हैं। सिलिकॉन वैली के बारे में और बात करें तो बेसिकली कौन लोग हैं जो सिलिकॉन वैली में, इस सिलिकॉन वैली बैंक को एक बैंकर के रूप में इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले अमेरिका की आईटी कंपनीज और लाइफ साइंस से जुड़ी हुई जो कंपनीज हैं, वो कम से कम ऐसी 50% कंपनीज इस एसवीबी यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक के फाइनेंशियल सर्विसेज लेने वाले इनके क्लाइंट्स हैं। उसके बाद आगे बात करें तो इस बैंक की शाखाएं अमेरिका के अलावा कनाडा, चीन, डेनमार्क, जर्मनी, आयरलैंड, इजराइल, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम में भी है। 16वां सबसे बड़ा बैंक यूं ही नहीं बना है, इसके आगे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं जरा। कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में यह आईटी और डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ी। चूंकि इनके ज्यादातर इन्वेस्टर्स आईटी कंपनी से जुड़े हुए थे, इनके ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो नए उपक्रम होते हैं, यानी कि जिनको हम स्टार्टअप्स कहते हैं, वो लोग इनके निवेशक हैं। तो कोरोना महामारी के दौरान और कोरोना महामारी के बाद ये डिजिटल सेक्टर काफी बूम पे आया, तो इस बैंक की ग्रोथ भी काफी तेजी से होने लगी। ये इस आंकड़े से हम समझ सकते हैं कि जहां 5.85 लाख करोड़ रुपए की कुल संपत्ति थी 2019 के अंत तक, ये बढ़कर 2022 में 17.47 लाख करोड़ रुपए हो गई। इस आंकड़े को देखिएगा, 5.85 लाख करोड़ से लेकर 17.47 लाख करोड़ तक इसकी संपत्ति का मूल्यांकन पहुंच गया, जबकि केवल 3 साल की ही यह बात थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि करीबन 3 गुना से इनकी संपत्ति में इंक्रीमेंट हुआ है। करीबन 300% की बढ़त हुई है, 100% हर साल, मतलब हर साल दुगना इंक्रीमेंट हो रहा है इनके वैल्यूएशन में। तो बैंक बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा था।
उसके बाद देखते हैं फंडिंग की जहां तक बात करें 2021 में एसवीबी में करीबन जो लार्ज डिपॉजिट्स इकट्ठे हुए, यानी जिन लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कराया, वो अमाउंट करीब करीब $189 बिलियन यूएस डॉलर था, जो अगर भारत की आज की जो एक्सचेंज रेट है उसके हिसाब से अगर कन्वर्ट करें इंडिया और आईएनआर और यूएस डॉलर की करेंसी रेट को कन्वर्ट करें, करीबन 82 रुपए 46 पैसे के हिसाब से कन्वर्ट करें तो 15,60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बनता है। और ये कुछ समय में बढ़कर 73,000 करोड़ से बढ़ा और बढ़ने के बाद करीबन 16,33,000 करोड़ की ऊंचाई तक पहुंच गया। तो बहुत जल्दी इस बैंक ने काफी सक्सेस देखी, बहुत जल्दी इस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ा और साथ साथ कंपनी पे भरोसा करने वाले डिपॉजिटर्स भी बढ़े। डिपॉजिटर्स का भरोसा बढ़ा, इसीलिए डिपॉजिट्स का वैल्यूएशन बढ़ा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कंपनी को ऐसा लगने लगा, एसवीबी को, कि हमारे डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना डिपॉजिट्स को सिक्योर रखने के लिए हम इनको फर्दर किसी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दें। उसके लिए कंपनी ने चुना बॉन्ड्स का सहारा कंपनी ने लिया। उस समय बॉन्ड्स के ऊपर जब कंपनी ने लोगों के पैसे को, यानी कि कंपनी के जो क्लाइंट्स थे, बैंकिंग कंपनी के जो क्लाइंट्स थे, उन लोगों का पैसा जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया उसका, वो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, जब बॉन्ड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था। दैट हैपेंड इन वे बैक इन 2019। तो हेविली इन्वेस्ट किया इन्होंने बॉन्ड्स के अंदर, और उस बॉन्ड्स में उस समय लो इंटरेस्ट रेट था, लेकिन वो बॉन्ड्स सुरक्षा की दृष्टि से एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के रूप में देखे जाते थे। 2022 के अंत तक जो एसवीबी के बैलेंस शीट है उसमें उसके सिक्योरिटीज जिसमें उसमें इन्वेस्टमेंट किया, करीब करीब उसका वैल्यूएशन 91.3 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठा, जिसको अगर हम हमारी करेंसी में कन्वर्ट करें रुपए के अंदर, करीबन 7,53,000 करोड़ के आसपास का वो अमाउंट बैठता है। मतलब इतना इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया। अभी हमने देखा कि डिपॉजिट कितने आए थे, उसके बाद हैवीली इन्होंने, इस बैंक ने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, एंड दैट अमाउंट इक्वेट्स टू 7,53,000 करोड़ रुपीज। इतना बड़ा अमाउंट है। अभी मैंने आपको एचडीएफसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बताया था, उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आसपास इन्होंने जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया उसका वैल्यूएशन निकल के सामने आता। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था इस बैंक के साथ में, लेकिन 2022 में न जाने क्या हुआ, पता नहीं किसकी नजर एसवीबी को लग गई कि यूएस फेडरल रिजर्व ने, जैसे फॉर एग्जांपल भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक उसी तरह यूएस के अंदर फेडरल बैंक तय करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो यूएस का फेडरल रिजर्व ने, ये इनका ऑफिस, यूएस के फेडरल रिजर्व ने, दिस इज द लोगो, यूएस के इस फेडरल रिजर्व ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गाइस इस बॉन्ड्स के ऊपर। और ये जो कारण यहां पे लिखा हुआ है ना, स्टार्टेड रेजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, ये सबसे बड़ा कारण बना ये बैंकिंग क्राइसिस जो एसवीबी के साथ आई। नए वाले जो बॉन्ड्स थे उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। देखिए गाइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट तब बढ़ाना पड़ता है जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। यूएसए के अंदर अभी इन्फ्लेशन, उनका जो टारगेट है उससे थोड़ा ज्यादा है, तो उन्होंने उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया। लेकिन वो थोड़ा चेंज जो है वो थोड़ा थोड़ा करते हुए काफी हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी बढ़ गए। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से गाइस क्या हुआ कि जिन बॉन्ड्स में एसवीबी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था ना, उन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू गिर गई, उन बॉन्ड्स की वैल्यूएशन गिर गई। आप सोचो, आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा हो ये सोचकर कि कल को जब आप किसी क्राइसिस में आ जाएंगे तब ये इन्वेस्टमेंट बेचकर हम उस क्राइसिस से निपट सकते हैं। लेकिन अगर उस इन्वेस्टमेंट का बाजार मूल्यांकन गिर गया, अगर वो इन्वेस्टमेंट से आपको वापस उतना अमाउंट फैच नहीं हुआ, तो आप खुद कितनी बड़ी क्राइसिस में आ जाएंगे। वैसे ही क्राइसिस में एसवीबी बैंक भी आया। हुआ क्या इसकी वजह से? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि लोन भी महंगा हो गया। अब लोन महंगा होने की वजह से जो एसवीबी के क्लाइंट्स थे उनको बाहर से जो लोन मिल रहा था वो भी अब उसको सर्व करना महंगा हो गया। ब्याज की रेट्स बढ़ गई, लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होने लग गया क्योंकि लोन महंगा हो गया। तो एक प्रेशर क्रिएट किया एसवीबी के इन्वेस्टर्स ने एसवीबी के ऊपर कि अब हमें हमारा डिपॉजिट वापस चाहिए। तो एसवीबी के ऊपर डिपॉजिट्स वापस देने का एक बहुत भयंकर सा प्रेशर पड़ने लगा। उसी को मैंने यहां पर बताया है। स्टार्टअप्स को लेकर यहां एक टर्म यूज किया गया है, दैट इज फंडिंग विंटर। फंडिंग विंटर का मतलब होता है गाइस कि जब आपको पैसों की जरूरत हो लेकिन एक एक्सटेंडेड टाइम तक
आपको लोन या फंड्स ना मिले, दैट इज कॉल्ड एज फंडिंग विंटर। या आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए अगले लोन लेने में, इस कॉन्सेप्ट को फंडिंग विंटर कहा जाता है। तो स्टार्टअप्स इस प्रॉब्लम से जूझने लगे क्योंकि उनको बाहर लोन मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुके थे, कॉस्टली हो गया था लोन लेना। तो उन्होंने उसी बैंक में यानी कि एसवीबी के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया कि हमें हमारे डिपॉजिट्स वापस चाहिए। ये जो जब सारे कस्टमर्स एक साथ अपने डिपॉजिट्स वापस लेने के लिए दौड़ते हैं, या बहुत सारे लोग जब बैंक में अपना डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट वापस मांगते हैं ना, तो उसको कहा जाता है बैंक रन। तो ये बैंक रन की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई एसवीबी के पास में। अब हुआ क्या, देखते हैं आगे। एसवीबी ने जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी डिप्लीट होने लगी। तो डिप्लीशन होने की वजह से वैल्यू डिप्लीट हुई। वैल्यू डिप्लीट होने का मतलब जहां पर एसवीबी ने इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी वैल्यू, उन बॉन्ड्स की वैल्यू मार्केट में बुरी कदर से गिर गई। ये सब गिरावट इन्वेस्टर्स महसूस कर रहे थे, वो देख रहे थे। दैट्स वाई जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने यही कहा कि हमें हमारा पैसा वापस दे दो, या जो लोग बड़े इन्वेस्टर्स थे इस एसवीबी के अंदर, उन्होंने बोले हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। बहुत बड़ा प्रेशर एसवीबी के ऊपर पड़ने लगा। आनन फानन में कुछ ना सूझा तो एसवीबी ने लॉस में ही अपने उस इन्वेस्टमेंट को बेचने की कोशिश करी, अपनी सिक्योरिटीज को, उन बॉन्ड्स को लॉस में बेचा, और करीबन 14,900 करोड़ का लॉस उनको उठाना पड़ा, जो डॉलर्स में और बिलियंस में 1.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। जो सिक्योरिटीज जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था यानी कि बॉन्ड्स की वैल्यू, करीबन 21 बिलियन यूएस डॉलर के बॉन्ड्स को बेचना पड़ा इस घाटे के सौदे में। तो करीबन 1,73,400 करोड़ के बॉन्ड्स बिके इस घाटे के ऊपर। 14,900 करोड़ का घाटा हुआ। तो एक तो ये घाटा, और मार्केट देख रहा है कि एसवीबी किस तरीके से घाटे में आकर भी अपने बॉन्ड्स को बेच रहा है। और दूसरा स्टेप जो एसवीबी ने उठाया, उन्होंने सोचा कि घाटे की भरपाई क्यों ना नए इक्विटी शेयर्स इश्यू करके कर दिया जाए। तो इन्होंने नए इक्विटी शेयर भी इश्यू किए, करीबन 18,600 करोड़ रुपए के आसपास के। गाइस, सारा मार्केट ये सब देख रहा है कि अपने ही डिपॉजिट्स को चुकाने के लिए एक बैंक को सबसे पहले तो लॉस में अपने इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करके पैसा फैच करना पड़ा। और दूसरी जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि लोग देख रहे हैं कि डिपॉजिट्स को पे करने के लिए कंपनी को मार्केट में अपने शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं। बस यहीं पर ये बैंक बड़े क्राइसिस में आ गया, और हुआ ये कि बैंक की जो देनदारियां थी उससे कम अमाउंट अब बैंक के पास बचा था, और अल्टीमेटली इसी की वजह से ये बैंक बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गया, और इसको मार्केट से हटा दिया गवर्नमेंट ने। और अब जिन लोगों ने इस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, स्टॉक मार्केट में जिन्होंने इसके शेयर्स खरीद रखे थे, गाइस वो सब लोग प्रॉब्लम में आ गए। उन सबको डर लग रहा है, और ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, ओवरऑल बैंकिंग सेंटिमेंट है, इकोनॉमी का सेंटिमेंट है, स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट है, सभी लोग सेंटिमेंटली ये सोच रहे हैं कि अब मार्केट क्रैश होगा। जब ये मानसिकता मार्केट में आती है तभी मार्केट में धीरे धीरे करके रिसेशन आना शुरू होता है। अब जो अल्टीमेट असर पड़ा इस बैंक के ऊपर वो ये था कि बैंक के जो बड़े इन्वेस्टर्स है, जिसमें एक था कोटू प्रबंधन यानी कोटू मैनेजमेंट, एक वाई कॉम्बिनेटर, एक पीटर थियल्स फाउंडर्स फंड, इन सब लोगों ने बैंक के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया कि हमारा पैसा वापस दिया जाए। और पोर्टफोलियो जो इनका बना हुआ था उसमें भी इन्होंने बैंक से अपने अपने डिपॉजिट्स को वापस लेने की बात करी। प्लस और कई सारी कंपनी जो इनके साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने एसवीबी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उनको भी हिदायत दी गई कि अपने अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने अपने डिपॉजिट को एसवीबी से वापस मांगा जाए। तो गाइस, जब कोई क्राइसिस में आता है ना, तो क्या होता है, तूफान में सबसे पहले जो जहाज छोड़ के भागता है ना, वो होते हैं चूहे। तो ये लोग जो बड़े इन्वेस्टर्स के रूप में तो थे, लेकिन आज जब बैंक क्राइसिस में आया है तो ये सब लोग बैंक को छोड़कर भाग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल मार्केट में प्रॉफिट मैटर करता है, कैपिटल मैटर करती है। अब हुआ ये कि जब एक मछली खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है, तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल पॉन्ड। इसको देखे देखे एक और बैंक है, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, जिसका नाम है सिग्नेचर बैंक। दिस इज द सिग्नेचर बैंक। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि यहां पर क्रिप्टो करेंसी का भी एक जिक्र आता है, इन्होंने क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश कर रखा था, लेकिन अब चूंकि एक बैंक क्राइसिस में आ गया तो बाकी बैंक भी धीरे धीरे करके क्राइसिस में आने लगे। जरा देखते हैं, इसके बारे में भी समझते हैं। नंबर 1, 2001 में इस बैंक की शुरुआत हुई। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर। इसके संस्थापक हैं जोसेफ जे डेपोलो। 29वां सबसे बड़ा बैंक है ये अमेरिका का, और करीबन 10 लाख करोड़ के आसपास की इसकी कुल पूंजी है।
हुआ ये था कि पहले रिपब्लिक नेशनल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, बेसिकली ये एक बैंक था, रिपब्लिक नेशनल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, इस बैंक को HSBC ने खरीद लिया। दिस इज द HSBC, द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस बैंक ने इस बैंक को खरीद लिया। उसके बाद उस बैंक के मैनेजमेंट के कुछ लोगों ने सिग्नेचर बैंक नाम का एक नया बैंक स्टार्ट किया। ये सिग्नेचर बैंक के लोग बेसिकली जो अमीर लोग होते हैं, जो मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर्स होते हैं, उन लोगों को टारगेट करते हैं। इस बैंक के कर्मचारियों ने शुरुआत में तो अमीर लोगों को जोड़ा और 2010 तक तो केवल इस बैंक का एक ही ऑफिस था, लेकिन उसके बाद 2023 तक आते आते 40 ब्रांचेस इन्होंने दुनिया भर में अपनी खोल ली। पहले एक ही ब्रांच थी इनकी न्यूयॉर्क के अंदर, वो इनका हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस था, एंड आफ्टरवर्ड 40 अलग अलग ब्रांचेस खोल ली इन्होंने। तो ये बैंक ने भी एक बहुत लंबी जर्नी के दौरान एक काफी अच्छी सक्सेस देखी है। इस बैंक की भी बात करें तो 2018 में सिग्नेचर बैंक ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए अपना एक बिजनेस शुरू किया, मतलब क्रिप्टो करेंसी में भी इन्होंने हाथ आजमाया और 2021 तक कुल जमा राशि का 16% अमाउंट क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्होंने, जो अभी रिसेंटली फरवरी 2023 तक आते आते करीबन वो 16% से बढ़कर 30% हो गया। गाइस, क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है वो, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, भारत के संदर्भ में क्रिप्टो करेंसी का क्या महत्व है, इवन क्रिप्टो करेंसी है क्या, उसके बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल आप यूं समझ लो, एक ऐसी करेंसी जिसका दुनिया में कहीं कोई रेगुलेटर नहीं है। जैसे हमारे इंडियन रूपी का रेगुलेटर है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कौन कहां से रिलीज कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी का भाव एक्चुअली में क्या है, नोबडी नोज इट। तो एक इतने ज्यादा एक ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया इस बैंक ने, सिग्नेचर बैंक में, जिस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट में, जिसका कोई वैल्यूएशन का पैरामीटर ही नहीं है, तो इसको उलझना तो कभी ना कभी था ही। तो बेसिकली इस सेंटिमेंट बिगड़ने में यह बैंक भी अपने आप में बुरी कदर से उलझ गया। तो गाइस, इसके ऊपर और भी अपडेट्स आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। इसी कड़ी में इसके अपडेट्स अभी आ रहे हैं, लगातार डेवलपमेंट चल रहा है इन बैंक्स के ऊपर। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीजें बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा गाइज।